हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। We have already covered in the previous sessions that is your different forms of market, which is your monopoly market, monopolistic market, oligopoly and perfect competition। तो आज हम देखेंगे इन सारे मार्केट्स में हम किस तरीके से फर्म्स जो है प्राइसेस को डिटरमाइन करती है या बोल सकते हैं प्राइस डिसाइड करती है इन विच दे हैव टू सेल देयर कमोडिटीज। तो लेट्स बिगिन टुडे सेशन। उससे पहले अगर आपने नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो please join that for the PDFs and the notes, and also subscribe the channel on the YouTube, that is your net wala bhaiya. So let's begin today's session, which is your price determination. So the very first, what is your price determinations? और ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर? तो जो भी सेलर्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्राइसेस को डिटरमाइन करना कि किस प्राइसेस पे वो कमोडिटी को सेल करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहीं ना कहीं वो अपने राइवल्स फर्म्स को देखते हुए भी करते हैं मार्केट के अंदर। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं और मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, लेट्स रीड थ्रू दिस। So the very first is one of the most important aspects of economic theory is your determination of prices. Prices को determine करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। It outlines how the businesses determine their prices for goods and services based on the degree of competition। जैसा कि मैंने बोला, अपने आसपास के राइवल फर्म्स को देखते हुए वो डिसाइड करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्म के लिए। Now, understanding the mechanics of price determinations provide an insights into the firm's behavior, market efficiencies and consumer welfare। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो हमें बहुत सारी चीजें देता है, वो कहीं ना कहीं इंसाइट्स देता है हमें फर्म्स के बिहेवियर के ऊपर, किस तरीके से फर्म्स बिहेव करेंगी, क्या मार्केट एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा और किस तरीके से कंज्यूमर का वेलफेयर हो सकता है वो प्राइसेस डिटरमाइन करने के थ्रू। मीन्स कि जो प्राइसेस रखे वो किस तरीके से कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, कंज्यूमर्स को भी वो प्राइसेस पे कमोडिटीज किस तरीके से ज्यादा मिल सकती है। सो द वेरी फर्स्ट इज योर प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम प्राइसेस को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, एज वी ऑल नो, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में कवर कर दिया है दैट परफेक्ट कंपटीशन का क्या होता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मार्केट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब है मैम कि जहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे प्राइसेस कैसे हम डिसाइड करेंगे अपने कमोडिटी को सेल करने के लिए। So the most effective market system is one with perfect competition where the prices actually reflect the worth of goods and services। और ये क्या बोल रहा है, that the market price is determined by the equilibrium between demand and supply। अब जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं उसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके छोटा सा दिखाती हूँ। अगर मैं डिमांड कर्व बता रही हूँ तो डिमांड का जो लाइन होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, वेयर एज योर सप्लाई का जो लाइन होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज योर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है मैम, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपका इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब कि जो डिमांड कर रहे हैं हमारे बायर्स, जिस प्राइसेस पे कमोडिटी को लेना चाहते हैं, और सेलर्स भी कहीं ना कहीं जिस प्राइसेस पे कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं, अगर वो दोनों ट्रांजैक्शंस वहां पे हो जाता है तो दैट इज योर इक्विलिब्रियम। जिस प्राइसेस पे बायर खरीदना चाह रहा है और जिस प्राइसेस पे सेलर सेल करना चाह रहे हैं एक कमोडिटी या प्रोडक्ट को, वो कहीं ना कहीं आपका इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे म्यूचुअली दोनों लोग एग्री करके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कमोडिटी करते हैं। That is your equilibrium point in our demand curve। So अब इसमें क्या होता है, that the market period is a period in which the maximum that can be supplied is limited by the existing stocks। कहने का मतलब क्या है मैम कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है जहां पे बिजनेसेस लंबे समय से चल रही हो, जहां पे लंबे समय से वो बिजनेसेस या फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हो। शॉर्ट रन जहां पे कम समय के लिए हो। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में हम किस तरीके से प्राइसेस को डिसाइड करते हैं, शॉर्ट रन में किस तरीके से होता है, वो हमें यहाँ पे बेसिकली देखना है। उससे पहले मैं बता देती हूँ दैट मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी वैसे कमोडिटी या प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा
जो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, दे आर नॉट ऑफ द मल्टीपल यूजेस, जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते, दे आर ऑफ सिंगल यूजेस, जो मैंने ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो ऑलरेडी मैंने ये पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ये यूनिट 1 दैट इज योर मैनेजमेंट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं पेरिशेबल कॉमोडिटी कैसे हो गए आपके। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज योर फिश। अब क्या आप फिश को अभी कंज्यूम कर, फिर आप इसको 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कंज्यूम कर सकते हो? नो मैम। सो दैट इज, उनके सप्लाई इसीलिए कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, क्योंकि वो उसे सिंगल टाइम में सेल कर देते हैं। दे आर ऑफ नॉट कि उसे बार बार आप सेल करो मार्केट के अंदर। फिर आपको फ्रेश कॉमोडिटी या फ्रेश प्रोडक्ट लाना होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक बार ही होता है हमारा पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल वैसे कॉमोडिटीज या प्राइसेस होते हैं जिन्हें आप बार बार सेल कर सकते हो या खरीद सकते हो। तो नॉन पेरिशेबल आपके रिप्रोड्यूसिबल गुड्स होते हैं, जिन्हें आप बार बार बना सकते हो। तो उनका कहीं ना कहीं सप्लाई हमारा क्या होगा, लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि उसे हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट लिमिटेड। तो वो कहीं ना कहीं सप्लाई हमारा अनलिमिटेड नहीं रह जाएगा। So first, if the prices is very high, the seller will be prepared to sell the whole stock. अब कहने का क्या मतलब है मैम, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं सेलर क्या ट्राई करेगा कि जो कॉमोडिटी है वो पूरा का पूरा स्टॉक अपना निकाल दे। लेकिन क्योंकि ज्यादा ज्यादा अगर प्राइसेस है मार्केट के अंदर, तो अगर वो पूरा स्टॉक निकालने का सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि जहां पे प्राइसेस बहुत ज्यादा लो हैं, तो सेलर्स क्या सोचते हैं कि उसे स्टॉकिंग करके रखे, ताकि बाद में उन स्टॉक्स को वो बेच सके, उन कॉमोडिटीज को सेल कर सके। तो यही चीज ये बोल रहा है, जहां पे प्राइसेस हाई होते हैं तो सेलर्स भी ट्राई करते हैं कि वो ऑल ऑफ द स्टॉक्स दे कैन सेल एट वंस ओनली। बट जहां पे प्राइसेस कम हो जाते हैं, वहां पे सेलर्स ट्राई करते हैं कि हम उन्हें बचा के रखें एंड इन फ्यूचर हम उन्हें सही प्राइसेस पे सेल कर दे मार्केट के अंदर। तो चलिए मैं इसे आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। So the very first price determination, price determination under the perfect competition. अब ये क्या होता है, लेट्स सी। सो द वेरी फर्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें हम टीसी एंड टीआर अप्रोच देखते हैं। टीसी एंड टीआर अप्रोच क्या कहने का मतलब है मैम, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के अप्रोच से देखते हैं। कॉस्ट जो आप एक्सपेंस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बनाने में, एंड रेवेन्यू जो आप उसको बेच के जनरेट कर रहे हो, जो प्रॉफिट आपको आ रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम टीसी एंड टीआर अप्रोच में देखते हैं कि द टीसी एंड टीआर अप्रोच इन दिस, यहाँ पे क्या करता है, सेलर्स एम टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर इस एम से काम करता है, या एम होता है कि कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर सके एंड रीचेस द इक्विलिब्रियम। सेलर एम्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट their profit and aims to and reaches equilibrium when the difference, वो इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे सेलर्स, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड एम टीसी इज मैक्सिमम। कहने का क्या मतलब है, आइए मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से एमआर और एमसी का भी कंसेप्ट आता है, एमआर एंड एमसी। ये क्या बोलता है मैम, एमआर और एमसी बोलता है कि प्रॉफिट कब मैक्सिमम होगा इस केस में, व्हेन दे आर इक्वल। व्हेन एमआर इज इक्वल टू योर एमसी।
ये जब इक्वल हो जाएगा तब प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसको मैं एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस लिया हमने, नेक्स्ट इज योर क्वांटिटी, देन वी हैव द टीपी, AR एवरेज रेवेन्यू, एंड लास्ट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब प्राइसेस तो हमने देखा है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो प्राइसेस क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज सारे प्राइसेस 10 है, अब यहाँ पे यूनिट्स आप ले रहे हो, 9 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, 8 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो। अब आपको टीपी निकालना है, तो टीपी सिंपली आप प्राइसेस इंटू क्वांटिटी कर दोगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। टीपी कैसे निकालोगे आप, प्राइसेस इंटू क्वांटिटी करके। Whereas average revenue निकालना है, and average revenue I've already told you that is your single unit of the prices, that is जो एक यूनिट को बेच रहे हो आप, that is single unit का जो prices होगा that is your average revenue. Marginal revenue जो additional unit का जो आप बेच के कमा रहे हो that is your marginal revenue. Whereas the average revenue is that the amount you are gaining through the single unit of that commodity, through the sale of that single unit of a commodity. अब एवरेज रेवेन्यू आप कैसे निकालोगे, टीपी बाई टीक्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। एवरेज रेवेन्यू आपने कैसे निकाला, टोटल प्राइसेस डिवाइडेड बाय योर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू हर एक एडिशनल यूनिट से निकल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर चेंज इन टोटल प्राइसेस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज कितने का दिख रहा है आपको, इससे पहले का तो आप 0 एज्यूम कर लो, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्राइसेस से पहले आपने कुछ भी नहीं बेचा, तो दैट इज योर 0। अब दैट इज 0 माइनस 90, दैट इज योर, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 10 का हो गया। उसी तरीके से क्वांटिटी कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 1 का देखने को मिल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का देखो, तो यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 1 का आ रहा है, दैट इज योर अगेन 10 10 10 10, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या दिखा कि एवरेज रेवेन्यू जो है मैम दैट इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे, मार्जिनल रेवेन्यू को अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन लॉन्ग इक्विलिब्रियम में हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में कितने कंडीशंस होते हैं, 3 कंडीशंस में हम देखते हैं इसे। क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, द वेरी फर्स्ट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन हो सकता है मैम। दूसरा कंडीशन कौन सा होगा आपका, अब नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन हो सकता है मैम। और तीसरा कंडीशन आपका हो सकता है दैट इज योर लॉस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है इन तीनों कंडीशंस के अंदर। तो द वेरी फर्स्ट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा आपका, एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी आपने सेलिंग में जो भी एक्सपेंसेस किया है दैट विल बी इक्वल टू योर रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर आपका टोटल 20 एवरेज कॉस्ट आपने खर्च किया तो आप 20 ही कमा रहे हैं, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट एज वी कैन से। ब्रेक इवन पॉइंट क्यों होगा मैम, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस का हमें केस देखने को मिल रहा है। तो ये हमें सिर्फ शॉर्ट रन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग रन में हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। शॉर्ट रन में हम हो सकता है नॉर्मल प्रॉफिट, लॉन्ग रन में हम कहीं ना कहीं अब नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें कब हो सकता है, व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज योर ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। कहने का मतलब है व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज 20 कंपेयरिंग योर एवरेज कॉस्ट इज 10, ठीक है। सिमिलरली लॉस का केस कब होगा हमारा, व्हेन द एवरेज रेवेन्यू इज योर स्मॉलर देन योर एवरेज कॉस्ट। अब आपने रेवेन्यू आपको 10 आ रहा है जबकि कॉस्ट आपने 20 का किया है,
तो ये आपके 3 कंडीशंस होते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर। ये 3 कंडीशंस क्या है आपके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर। नॉर्मल प्रॉफिट किस केस में होगा, जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिल रहा है, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। और ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, जहां पे आपका जितना आपने खर्च किया था उतना ही आपने निकाल दिया बिजनेस से। जहां पे आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है शॉर्ट रन में, जहां पे आपने खर्च तो कम किया था लेकिन आपने गेन ज्यादा किया, या बोल सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आया। वेर एज योर लॉस किस केस में हो सकता है, जहां पे एवरेज कॉस्ट आपका कम हो, जहां पे एवरेज कॉस्ट आपका बढ़ जाए, आपने खर्च तो बहुत ज्यादा किया लेकिन आपको कम रेवेन्यू जनरेट होके मिल रहा है। तो नॉर्मल प्रॉफिट और अब नॉर्मल प्रॉफिट तक तो बिजनेस रन करती है, लेकिन लॉसेस के केस में हो सकता है कि आपको शट डाउन कर जाना पड़े अपने फर्म को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड, मैं आपको एसी एंड एआर भी लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। एसी और एआर क्या होता है, एवरेज कॉस्ट इज योर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ योर कॉमोडिटी, cost of a commodity, whereas your average revenue is your per unit sale of your commodity, जिससे सेल करके जो आप अर्न कर रहे हो, that is your average revenue. Now next we will read that is your normal profit. Normal profit क्या होता है और abnormal, इसका हम ग्राफ देखेंगे अब। नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ कैसे बनेगा आपका, वेरी फर्स्ट, मैं थोड़ी सी ड्राइंग में बुरी हूँ बट सो के मैं आपको समझाती हूँ। सो द आई एम जस्ट ड्राइंग अ रॉ कर्व हियर। अगर ये यहाँ पे प्राइसेस है आपके, सपोज अगर इतना प्राइसेस आपने डिसाइड किया है और इतना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, इतने प्राइस पे आप इतना क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है। पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको। ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये ए हो गया आपका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइसेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइसेस इज योर इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू, इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू एंड इज इक्वल टू योर डिमांड, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इस ग्राफ को आप देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने आपको केस बताया था जहां पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू, कहने का मतलब है जितना आपने खर्च किया उतना ही आपने गेन कर लिया, उतना ही आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो अब इस कर्व में सिंपली यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कॉस्ट जो है और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी सेम है। यहाँ पे आप देखो ये सेम है, इसका जो देख पा रहे हो ये कर्व, ये दोनों कितना सेम खर्च हो रहा है। इस ग्राफ के प्लॉटिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ ये सेम हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्राइसेस होता है, ये देखो आप सब इक्वल है। यहाँ पे प्राइसेस कहीं ना कहीं मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के और डिमांड के, तभी ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस बनता है हमारा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट इज योर अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है कि एमसी, एसी, एमआर, एआर सब इक्वल होगा, बराबर होगा नॉर्मल प्रॉफिट के केस में। अब नॉर्मल का केस देखिए तो वहां पे क्या होगा मैम,
अब नॉर्मल के प्रॉफिट में हमें कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? सपोज यहाँ आपका प्राइसेस है, इतना क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, यहाँ P1 ले लो, यहाँ P ले लो आप। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब इसका देखें हम तो ये ऐसे जाएगा और ये एक सेकेंड थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है ग्राफ, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ना। तो ये आपका ऐसे हो गया और यहाँ पे ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया और ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, एंड इट इज योर रेवेन्यू एंड इट इज योर ए। अब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या केस बन रहा है, MR इज इक्वल टू AR का। यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं AC जो है वो यहाँ पे देखो आप कहीं ना कहीं AC जो है वो क्या है, स्मॉलर देन MC हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है एबनॉर्मल प्रॉफिट में कि जितना हमने कॉस्ट लगाया उससे ज्यादा हमने गेन कर लिया, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट विच इज, और वी कैन से दैट द एवरेज कॉस्ट इज स्मॉलर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने एक कम खर्च करके ज्यादा आउटपुट निकालिया, ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला केस। तो यहाँ पे देखो आप कहीं ना कहीं इसमें देख रहे हो आपका एवरेज कॉस्ट तो कम था लेकिन मार्जिनल कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हो एवरेज कॉस्ट आपने जितना लगाया उससे ज्यादा आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया, इसीलिए बोल रहा है कि इसका देखो प्रॉफिट का पोर्शन भी बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो आपका कहीं ना कहीं प्राइसेस को आपने जैसे ही डिक्रीज कर दिया आपका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं राइज कर गया। नेक्स्ट होता है आपका अब लॉस का केस, जहां पे मैंने बताया कि फर्म जो है वो शट डाउन हो जाती है। लॉस का केस कैसे बनेगा आपका, जहां पे क्या हो जा रहा है आपका एवरेज कॉस्ट जो है क्या है, ग्रेटर है मैम एवरेज रेवेन्यू से। ये आप देख रहे हो एवरेज कॉस्ट आपका ज्यादा है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू का इतना ही पोर्शन है जिसके कारण ये लॉस हो रहा है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइट इतना ही दिख रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम है हमारा किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो ये ग्राफ हमें वही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है एवरेज रेवेन्यू से। तो ये कहीं ना कहीं, तो इन ग्राफ्स में आपने क्या देखा कि जो लॉन्ग इक्विलिब्रियम होते हैं बिजनेस में,
इसीलिए कहीं ना कहीं लॉन्ग इक्विलिब्रियम जाके जो कि मैंने बोला, उसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग इक्विलिब्रियम में क्या आप देख सकते हो, लॉन्ग इक्विलिब्रियम में कहीं ना कहीं आपको सिर्फ क्या दिखेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि हमने फर्स्ट कर्व में देखा, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग इक्विलिब्रियम में। शॉर्ट रन में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग में सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो लॉन्ग रन बिजनेस जो कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ क्या देखती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट देखती हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक के अंदर किस तरीके से हम प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। मोनोपोली मार्केट, अब उसके अंदर हम किस तरीके से प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक में किस तरीके से करते हैं और मोनोपोली में किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोपोलिस्टिक में देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज योर So the very first prices is determined under the monopolistic competition lies between, जैसा कि मैंने ऑलरेडी सेशन में कवर कर दिया, दैट इज अंडर योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। इन दोनों के बीच में इनका फीचर्स लाई करता है, दैट इज योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। नाउ अब इसमें क्या बोलता है, ड्यू टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जैसे कि हमने देखा है डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके कारण जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो कहीं ना कहीं हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट द फर्म्स एम टू मैक्सिमाइज देयर पोजीशंस, और कह सकते हैं कि इज इन अ पोजीशन टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है फर्म्स का इस पॉइंट पे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है मैम, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। इफ एट अ टाइम मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो फर्म का वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया आपके मार्जिनल कॉस्ट से, तो अब दो ही केस हो सकता है, या तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा फर्म को। लेकिन अगर फर्म में ये कंडीशन आ जाए कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट से, तो वहां पे फर्म्स को अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा केस है जहां पे वो कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्शन लेवल को राइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेल द मोर क्वांटिटी। इट्स सेलिंग शुड बी, अब ये क्या बोल रहा है, आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। So for example, they maximize the profit by setting the output where marginal revenue is equal to your marginal cost and charging the prices corresponding to that of the quantity on the demand curve. अब इसमें बोलता है कि अब वो सेलिंग प्राइसेस अपने बढ़ा सकते हैं, इट कैन इंक्रीज द सेलिंग प्राइसेस। कैसे, इफ दे इन ऑर्डर टू सेल द मोर क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इट्स सेलिंग प्राइसेस शुड बी डिक्रीज्ड। अगर उन्हें अपने क्वांटिटी जो है, जो भी क्वांटिटी या कॉमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो सेलिंग क्वांटिटी उन्हें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं अपने प्राइसेस को थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा उन्हें। तो वही केस है जहां पे उनका क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो ज्यादा हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट से। तो ये एक सिनेरियो है मोनोपोलिस्टिक में, जहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर अगर उन्हें अपना सेलिंग बढ़ाना है, सेलिंग नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो वो सेल कर रहे हैं वो अगर इंक्रीज करना है, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के लिए उन्हें अपना मार्जिनल जो रेवेन्यू है, जो बोल सकते हैं कि बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं वो जो फर्म है उन्हें अपने मार्जिनल कॉस्ट को कम करना होगा, जहां पे वो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा पाएंगे अपने एज कंपेयर टू देयर मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें बोल क्या रहा है, आइए देखते हैं। हाउ एवर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट ट्रेंड टू जीरो इफ अ न्यू बिजनेस कैन एंटर द मार्केट। कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स है वो जीरो हो जाएगा अगर नया बिजनेस एंटर करेगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो केस, ऑलरेडी एक फर्म वहां पे रन कर रही है और उसके अलावा अगर दूसरी फर्म आती है तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट पे भी तो इम्पैक्ट डालेगा वो फर्म जो आएगा। सो इफ अ मोनोपोलिस्ट इज एज फार एज पर्टिकुलर, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं ब्रांड्स के, ताकि किस तरीके से हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट्स हमारे स्लाइड डिफर करते हैं फीचर्स के अंदर। तो इसके अंदर हम प्राइसेस किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारे कॉस्ट के ऊपर, किस तरीके से हम कॉस्ट को रख रहे हैं और
क्या अदर फर्म्स जो रन कर रही है वो किस तरीके से क्या प्राइसेस पे रन कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे। सो मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से हम प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द मोनोपोली मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट के अंदर किस तरीके से हम प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड विद द नेट वाला भैया। थैंक यू एवरीवन।